Subscribe to our channel and press the bell icon and you would never miss an update from Dreamshot. Hey friends, welcome once again to your channel Dreamshot. Every monkey with a camera is a photographer. ये तो आपने सुना होगा। मतलब आजकल जिस बंदर के हाथ में भी कैमरा है वो फोटोग्राफर है। इतने सारे फोटोग्राफर्स हो चुके हैं तो इसलिए मजाक में लोग ये सब कहते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है एक बंदर ऑलमोस्ट सच में फोटोग्राफर बन चुका था? वो यही बंदर है। कुछ साल पहले एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर डेविड स्लेटर इंडोनेशिया गया था। उसने एनिमल्स के काफ़ी सारे फोटोज़ खींचे, लेकिन उसको एक बंच ऑफ मंकीज जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे। हम लोगों को कभी कभी ऐसे वाइल्ड लाइफ एनिमल से बात करने से भी डर लगता है, लेकिन इस फोटोग्राफर ने शायद कुछ इस तरीके से इंटरेक्ट किया दैट ही वाज एबल टू मेक वन ऑफ द मंकी क्लिक ए सेल्फी। मतलब उसने कुछ तो ऐसे किया और बंदर ने कैमरा यूज़ करके सेल्फी लिया विद अ स्माइल। 2011 में ये कुछ जगह पे पब्लिश हुआ और धीरे धीरे करके इस फोटो के अराउंड कंट्रोवर्सी शुरू हो गया। ये फोटो फेमस होने लगा, फोटोग्राफर पैसा कमाने लगा। इस टाइम पे पेटा मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, उन्होंने क्या कहा, लीगली जो भी फोटो क्लिक करता है कॉपीराइट उसका है। अब मंकी ने फोटो क्लिक कर दिया तो कॉपीराइट फोटोग्राफर क्लेम नहीं कर सकता, कॉपीराइट बंदर का है। उस पैसे के ऊपर भी फोटोग्राफर का कोई हक नहीं है। ये केस बहुत सालों तक चला। फोटोग्राफर के लिए एक एडवांटेज था कि इससे पहले ऐसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर वो जितना फेमस था, इस एक फोटो की वजह से बहुत ज्यादा फेमस हो चुका था, एटलीस्ट अमंग द फोटोग्राफर्स कम्युनिटी। 2018 में कोर्ट ने यह कहा कि हम जो लीगल रूल्स है वो एनिमल्स के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। कोई भी लीगल रूल्स जैसे एनिमल्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता, वो सिर्फ इंसानों के ऊपर अप्लाई होता है। वैसे ही ये भी रूल इंसानों के ऊपर ही अप्लाई होगा। ऐसे नहीं कि मंकी ने क्लिक किया तो कॉपीराइट मंकी का। और उन्होंने पेटा जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर शक भी किया कि एनिमल्स को अपना हक दिलाने से ज्यादा शायद तुम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट देख रहे हो। इस बीच में फोटोग्राफर और इस ऑर्गेनाइजेशन का एक अनऑफिशियल एग्रीमेंट हो चुका था कि जितने भी पैसे उसने कमाया इस फोटो से उसका कुछ पोर्शन वो एनिमल वेलफेयर के लिए दे देगा। ये कहानी में आपको क्यों बताया? जितने भी हम लोग ये सोचे कि ये लॉ परफेक्ट है, कहीं ना कहीं एक यूनिक सिचुएशन में एक लूपहोल निकल के आ जाता है और कोई ना कोई उसको एक्सप्लॉइट कर ही देता है। और दोनों साइड से जब आर्ग्यूमेंट चलता है ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो जो भी जजमेंट है वो जजेस की डिस्क्रिप्शन पे चला जाता है, मतलब उनको जो ठीक लगे वही डिसीजन है। इंडिया में भी लगभग वैसे ही रूल है, जिसने शटर क्लिक किया कॉपीराइट उसका। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि आपका इक्विपमेंट हो सकता है कि आपने पूरा सेटिंग करके दिया हो, अगर आपके फ्रेंड ने शटर बटन क्लिक किया तो उस पर्टिकुलर फोटो की कॉपीराइट आपके फ्रेंड का है, आपका नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना। एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर प्रोफेशनल एंड एस्पायरिंग फोटोग्राफर्स, ये सब के लिए अप्लाई होता है। आपने अपने फ्रेंड के एक मोबाइल लिया और उसमें एक फोटो क्लिक किया तो उस फोटो का कॉपीराइट आपका है। आपका मोबाइल लेके अपने फ्रेंड ने क्लिक किया तो उस पर्टिकुलर फोटो की कॉपीराइट आपके फ्रेंड का है। लीगली ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जिसने शटर क्लिक किया उसका हक कोई छीन नहीं सकता और वही कॉपीराइट ओनर भी है। लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो उसको ये भी प्रूव करना पड़ता है कि उसने क्लिक किया है। अगर वो प्रूव नहीं कर पाएगा, उसको क्लिक करते हुए किसने देखा नहीं, ये कॉम्प्लेक्स मैटर बन जाता है और जिसके पास प्रूफ है वही ओनर है। तो ये जो ओनरशिप है वो कितने साल का है, उसका कोई टाइम लिमिट है भी कि नहीं? जो भी एक फोटो का ओनर होगा वो कहीं ना कहीं अनलिमिटेड टाइम तक उसका ओनर होकर रह जाएगा। इंडिया के लॉ के हिसाब से एक फोटोग्राफर जिसने एक पर्टिकुलर फोटो को क्लिक किया वो मरते दम तक उसका ओनर रहेगा और मरने के 60 साल बाद 60 इयर्स बाद भी वही उसका ओनर रहेगा। फोटोग्राफी को एक आर्ट माना जाता है, मतलब जो सारे आर्टिस्टिक वर्क होता है वो सारे वर्क्स का कॉपीराइट लगभग एक जैसे ही होता है। पेंटिंग, स्कल्पचर सब एक जैसा है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जब आप फोटो क्लिक करते हो उसका ऑथर और उसका ओनर दोनों आप ही हो, बट व्हेन यू सेल द फोटो हो सकता है कि आप ऑथर हो लेकिन ओनर कोई और हो जाए। मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अब एमएफ हुसैन एक बहुत बड़ा पेंटर हुआ करते थे। ही डाइड एट अराउंड 2011। उनका पेंटिंग्स बहुत महंगा होता था, काफी अमीर लोग उसकी फोटोज को बाई करते थे। अगर किसी ने एमएफ हुसैन का पेंटिंग खरीदा है तो वो बहुत अमीर आदमी है। तो जैसे ही किसी ने उस पेंटिंग को खरीदा, ओनरशिप एमएफ हुसैन का नहीं है, ओनरशिप चला गया वो ओनर के पास। लेकिन वो आर्ट अब भी एमएफ हुसैन का ही है, ऑथर अभी भी एमएफ हुसैन ही है। वो जो ओनर है उस पेंटिंग को लेके कहीं पे भी बेच सकता है या फिर वो घर पे रख सकता है, वो कुछ भी कर सकता है उस पेंटिंग के साथ, क्योंकि पैसा लेके खरीद लिया उसने। लेकिन जब कोई पूछेगा कि ये पेंटिंग किसने किया, उसको एमएफ हुसैन का ही नाम बताना पड़ेगा। प्रीटी मच सेम गोस विद फोटोग्राफी ऑल्सो। अगर किसी ने आपको पैसा दे के अपना फोटो ले लिया है देन दैट पर्सन बिकम्स द ओनर ऑफ द फोटो। लेकिन वो ये क्लेम नहीं कर सकता कि फोटो उसने क्लिक किया है। अगर आपने क्लिक किया है यू विल स्टिल बी द ऑथर ऑफ दैट फोटो। अब क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स में बहुत सारे लोग वेडिंग फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हैं तो मैं स्पेसिफिकली इसी चीज के बारे में बात करूंगा। एक होता है आपका
ऑथर वाला राइट, आर्टिस्टिक राइट जो है, आप कहीं पे भी ये बोल सकते हो कि ये पर्टिकुलर आर्ट ये मेरा है, इसको आपसे कोई छीन नहीं सकता। आपका फोटोज कोई भी ओन करे, वो काम आप ही का है। वो क्रेडिट देगा नहीं देगा वो अलग बात है, लेकिन लीगली वो आपका है। दूसरा, ओनरशिप का है, वो पर्टिकुलर आर्ट कौन ओन करता है। आपने एक बार पैसा लेके वो फोटोज को डिलीवर कर दिया, उसके बाद आप उसका कमर्शियल यूज नहीं कर सकते। किसी और को बेचने से पहले आपको आपके क्लाइंट का परमिशन लेना पड़ेगा। इफ दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन गो अहेड। ये सब कुछ रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए। प्रॉब्लम ये है, ऐसे नहीं कि सिर्फ क्लाइंट्स को कॉपीराइट्स के बारे में पता नहीं, फोटोग्राफर्स को भी बहुत कम पता होता है। और मैं जो बोल रहा हूँ वो बहुत हाई लेवल में है। काफी ऐसे यूनिक और अजीब कंडीशंस है जहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि राइट्स किसके पास है। इसीलिए हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस में या फिर एग्रीमेंट में ये मेंशन करना बहुत जरूरी है कि क्लाइंट का राइट क्या है और हमारा राइट क्या है। जो लीगली ऑब्वियस है वो भी हम मेंशन करेंगे, और कुछ कुछ जगह पे जहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है उस बारे में भी हम लोग को मेंशन करना बहुत जरूरी है। जैसे कि इंडिया में मोस्ट ऑफ द फोटोग्राफर्स अगर थोड़ा सा एस्टेब्लिश्ड है देन दे मेक इट वेरी क्लियर। आप ऐसे क्लाइंट इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हो। आप एक नया एल्बम बना सकते हो, आप क्रॉप कर सकते हो, आप एडिट कर सकते हो, जो चाहे कर सकते हो। आप इनफैक्ट किसी को फ्रेम बना के किसी के घर में रख सकते हो, नो इश्यूज। लेकिन इसको बेच के पैसा बनाने से पहले आपको मुझसे पूछना पड़ेगा। और ये भी मेंशन रहता है एज अ फोटोग्राफर मैं इसका कहीं पे भी कमर्शियल यूज नहीं करूंगा, लेकिन आर्टिस्ट होने की वजह से मैं अपना फोटोज पब्लिक के सामने, जो सोशल मीडिया है, न्यूज़पेपर्स है, अलग अलग मीडियम्स है, वहां पे शेयर कर सकता हूं और बोल सकता हूं कि ये मेरा वर्क है। क्लाइंट के पास ओनरशिप होने के बावजूद आपको ये बात क्लियर करना बहुत जरूरी है कि कमर्शियल यूज हम दोनों में से कोई नहीं करेगा, और अगर कोई करना चाहता है तो एक दूसरे का परमिशन लेगा। आज तक इस बार में मुझे कोई इश्यू नहीं आया है। ऐसे कोई क्लाइंट भी नहीं है जो अपने ही वेडिंग की फोटोज को कमर्शियल यूज करना चाहो, कहीं पे बेचना चाहा हो, या फिर मुझे तो ऐसे कंडीशन नहीं आया कि मैं किसी का वेडिंग पिक्चर्स बेच के कमाऊं। ये सिचुएशन मोस्टली वेडिंग फोटोग्राफर्स को आएगा नहीं और वेडिंग क्लाइंट्स को भी आएगा नहीं। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आता है देन बोथ ऑफ देम हैव टू डिस्कस। अगर क्लाइंट उसको कहीं पे बेचना चाहता है तो मोस्ट लाइकली फोटोग्राफर उसमें अपना कमर्शियल प्रॉफिट नहीं देखता है। यूजुअली वो उस चीज को इतना कंट्रोल करना चाहता है कि वो जहां पे भी जाए मुझे क्रेडिट मिले। ये वाला इश्यू तो खैर बहुत रेयर है, मैंने तो कभी फेस नहीं किया। लेकिन एक चीज आप फेस कर सकते हो स्पेशली इंडियन क्लाइंट्स से, वो ये है कि अगर आप लोग कोई भी कंजर्वेटिव और ऑर्थोडॉक्स फैमिली का फोटोज क्लिक कर रहे हो तो हो सकता है कि वो नहीं चाहते होंगे कि उनकी फैमिली की फोटोज सोशल मीडिया में कहीं भी बाहर आए। और अगर वो क्लाइंट नहीं चाहता कि मैं अपना ही फोटोज कहीं और डिस्प्ले करूं तो कहीं ना कहीं वो क्लाइंट मेरा आर्टिस्टिक राइट भी मुझसे छीन रहा है। ऐसे भी काफी लोग आ रहे थे जो नहीं चाहते थे कि उनका फोटो सोशल मीडिया में जाए, बट दे वर रेडी टू पे द कॉम्पेंसेशन। कोई भी कॉम्पेंसेशन इसके लिए बहुत कम है, लेकिन अगर कॉम्पेंसेशन है तो आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। हाँ, मैं ये मान सकता हूँ कि बिगिनर फोटोग्राफर्स जो है, एस्पायरिंग वेडिंग फोटोग्राफर्स, उनके लिए ये सब कंडीशंस डालना थोड़ा सा मुश्किल है, तो क्लाइंट के हिसाब से आपको चलना पड़ जाएगा। अगर क्लाइंट को फोटोग्राफी लॉस के बारे में पता नहीं है, अगर क्लाइंट को कॉपीराइट क्या होता है ये पता नहीं है, आपने अपने ईमेल में अपना टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियरली मेंशन किया है लेकिन क्लाइंट ने वो भी पढ़ा नहीं है, देन इट इज नॉट योर इश्यू। आपने अपने साइड से पूरा क्लियर कट कह दिया है, एवरीथिंग इज रिटन एंड कम्युनिकेटेड। उस टाइम पे इफ क्लाइंट हैज एन इश्यू कि आप सोशल मीडिया में शेयर नहीं करेंगे उनके पिक्चर्स, इट वुड बी एब्सोल्युटली योर कॉल। तो सोचो, अगर आपको कभी भी कोई भी आपका वेडिंग फोटोज एक कमर्शियल बेनिफिट के लिए यूज करने का एक सिचुएशन आया तो आप क्या करेंगे? क्या इसके लिए कोई भी एक रास्ता है? डेफिनेटली है। एक होता है मॉडल रिलीज, मतलब जो कोई भी उस फोटो में है या फिर कोई भी उस पर्टिकुलर फोटो का ओनर है, आपको स्पेशली रिटर्न परमिशन लेना पड़ेगा एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है आप इस फोटो का कमर्शियल यूज करेंगे। एक बार आपने मॉडल रिलीज साइन करवा लिया, कहीं ना कहीं आप उसका ओनर, ऑथर सब कुछ बन चुके हैं वापस। एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है, हो सकता है कि आप किसी फोटोग्राफर के अंडर काम कर रहे हैं या फिर किसी कंपनी के अंडर काम कर रहे हैं, तो उसका ऑथर कौन होगा या फिर उसका ओनर कौन होगा? एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ऑथर हमेशा आप ही होंगे, लेकिन उस पर्टिकुलर फोटो का ओनर आपका कंपनी का ओनर होगा, मतलब जो भी आपको सैलरी देता है। और वो जब इंटर्न क्लाइंट्स को फोटोज दे देगा देन क्लाइंट बिकम्स द ओनर बिकॉज क्लाइंट हैज पेड योर बॉस। लेकिन आपका आपके बॉस के साथ कुछ ऐसा एग्रीमेंट हो चुका है कि आप एज एन आर्टिस्ट भी उस फोटो को क्लेम नहीं करेंगे और वो फोटो में लोगो और क्रेडिट पे सिर्फ कंपनी का ब्रांड होगा, तो फिर वो आपका और आपका बॉस का एग्रीमेंट है। यहाँ पे केसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, सिचुएशन अलग अलग हो सकता है, लेकिन ऑन हाई लेवल यही बात है। वाटरमार्क का क्या रोल है? कोई भी फोटो पे अगर आपने वाटरमार्क डाल दिया, क्या वो ऐसा है कि कोई यूज नहीं कर सकता? एक तो वाटरमार्क का लीगली कोई रोल नहीं है, दूसरा वाटरमार्क को निकालना किसी के लिए भी बहुत बड़ी बात नहीं है, स्पेशली फॉर फोटोग्राफर्स। हम एडिट करके 1 सेकंड में वो वाटरमार्क को निकाल सकते हैं, स्पेशली अगर वो कॉर्नर में है और वो कम स्पेस ले रहा है तो फिर वाटरमार्क का यूज क्या है? अगर कहीं पे
इंटरनेट में आपका फोटो मिला किसी को और अगर उस पर वाटरमार्क है तो जो भी कोई यूज करना चाहेगा वो नाम देख के या फिर वो लोगो देख के उसको पता चल जाएगा कि ओनर कौन है और उसके पास एक ऑप्शन रहेगा कि मैं परमिशन लूं उसके बाद यूज करूं। इसके ऊपर वाटरमार्क का कोई भी यूज नहीं है। आप इतने सारे फोटोज क्लिक करते हो, कभी सोचा है एक पर्टिकुलर फोटो को कॉपीराइट रजिस्टर करने के लिए एक फोटो की कॉपीराइट करने का क्या फायदा? सोचो एक न्यूज़पेपर ने या फिर कहीं पे भी एक कंपनी ने आपका फोटो यूज कर दिया, ये आपको पता चल गया, आपने उस कंपनी को एक वार्निंग तो दिया और आप लीगली केस फाइट करना चाहते हो और इंडिया में शायद 0 to 6 months का इम्प्रिजनमेंट है या फिर शायद 50,000 to 2 lakhs तक का एक फाइन है। आप जब इस चीज को क्लेम करना चाहते हो तो आपको कोर्ट के सामने अपना ऑथर या ओनर होने का प्रूफ देना पड़ेगा। और प्रूफ आप कैसे दोगे? आपको सर्कमस्टेंशियल प्रूफ लेके आना पड़ेगा कि आप उस दिन वहां पे गए थे, आपने वहां पे फोटोज क्लिक किया, इतने सारे लोग थे, आपको क्लिक करते हुए देखा, आपके पास उसका रॉ फाइल्स है या फिर आपके पास उसके पहले का और उसके बाद का फोटोज भी है, आपके पास प्रूफ होना चाहिए। लेकिन अगर आपका फोटो रजिस्टर्ड है, कॉपीराइट रजिस्टर्ड, तो वहां पे कोई आर्ग्यूमेंट बनता ही नहीं। आप बस दिखा दो कि ये आपका कॉपीराइटेड मटेरियल है और एज ए कॉम्पेंसेशन आपको पैसा मिल जाएगा। एक और बात है क्रेडिट के बारे में। हम फोटोग्राफर्स कुछ लोगों की फोटोज क्लिक करते हैं, हो सकता है कि वो मॉडल है, हो सकता है कि वो मेकअप आर्टिस्ट है या फिर हमारा वेडिंग क्लाइंट हो, वो जहाँ पे भी अपलोड करते हैं सोशल मीडिया में, हम चाहते हैं कि वो हमें टैग करे ताकि लोगों को पता चले कि ये क्रिएटर कौन है, आर्टिस्ट कौन है। सिर्फ अप्रिसिएशन ही नहीं, उसके ऊपर हमारा बिजनेस भी डिपेंड करता है, एक वर्ड स्प्रेड होता है। ऐसे कोई लीगल रूल तो नहीं है लेकिन यूजुअली ये सभी लोग कर देते हैं। अगर हम लोग फोटोज अपलोड करते हैं, फोटोग्राफर को भी डिजाइनर, मेकअप आर्टिस्ट या फिर मॉडल को टैग करना चाहिए। लेकिन ये जो मोबाइल का एडिटिंग एप्स जो है ना, ये बहुत इरिटेटिंग हो चुका है। काफी बार ऐसे हुआ है मेरे साथ कि मैंने फोटो क्लिक करके, मैं यूजुअली रॉ में क्लिक करता हूँ, उसको 20-30 मिनट्स लेके एडिट भी करूँ, देन गिव इट टू अ मॉडल, और वो मॉडल 2 सेकंड में कोई एक वाहियात ऐप यूज करके उस फोटो को खराब करके और एक एमेच्योर सा एडिटिंग करके हमें टैग कर देते हैं। इतना मेहनत करके हम लोग उसको एडिट करके एक बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर बनाते हैं। विल ट्राई टू मेक इट लुक एज प्रोफेशनल एज पॉसिबल। तो ऐसे सिचुएशन में काफी बार ऐसे भी हुआ है कि मैंने उस मॉडल को कॉन्टैक्ट करके कहा है कि जो भी टैग किया वो रिमूव कर दो, क्योंकि लोगों को ऐसे नहीं लगना चाहिए कि इसका ये एडिटिंग लेवल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और यूजफुल लगा देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट दैट थम्स अप। अगर आपको लगता है कि दूसरे एस्पायरिंग फोटोग्राफर्स को यूजफुल हो सकता है, प्लीज डू शेयर द वीडियो। थैंक्स अगेन, टेक केयर।